आज हम लोग जल संसाधन चैप्टर का प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्न। पहला का पहला हम देखेंगे, दिया है नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। यानी किसमें जल की कमी पर से प्रभावित होगा और किसमें अप्रभावित होगा, यानी इसका जिस पर किसी में फर्क पड़ेगा और किसी में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क नंबर देखते हैं, अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र। हाँ, जहाँ अधिक वर्षा हो रहा है वहाँ तो जल की कमी कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, तो यह प्रभावित होगा। दूसरा नंबर ख नंबर है अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। चाहे कितना भी वर्षा हो लेकिन अधिक जनसंख्या हो तो जल की कमी होगा, यानी जल से कमी से प्रभावित होगा ये क्षेत्र। ठीक है, आगे है ग नंबर, अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र। अत्यधिक वर्षा हो रहा है लेकिन वहाँ पर दूषित जल है, लेकिन हमको जीवन यापन करने के लिए शुद्ध जल चाहिए, यानी यहाँ पर भी जल की कमी का प्रभाव मिलेगा। ठीक है, यानी प्रभावित होगा। घ नंबर, कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। जहाँ कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, अगर कम वर्षा हो रहा है ऑटोमेटिकली वहाँ पानी कमी होगा, चाहे कम जनसंख्या हो चाहे ज़्यादा हो, यहाँ पर भी जल की कमी का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तीसरा का ख हम लोग देख लिए। अब एक का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है, यानी उसके पक्ष में कौन सा कहा गया है कि बहुउद्देशीय परियोजना बनाना चाहिए और कौन से में कहा गया कि नहीं बनाना चाहिए। ठीक है ना, तो पहला नंबर हम लोग चलते हैं, का नंबर देखते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहाँ जल की कमी होती है। ये तो डायरेक्टली पक्ष में बोल रहा है कि ये फायदा होता है इसमें। ठीक है, दूसरा नंबर ख, बहुउद्देशीय परियोजनाओं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। यहाँ भी उसके लाभ के बारे में ही बताया गया है, यानी पक्ष में है। ग नंबर देखेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है। ये बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के विपक्ष में बोला जा रहा है कि उससे विस्थापन होता है, यानी घाटा होता है। ठीक है, तो ग नंबर आंसर हो सकता है मेरा। घ नंबर भी देख लेते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है, ये भी उसके पक्ष में कहा जा रहा है, यानी कुल मिलाकर इसका आंसर ग नंबर होगा। अब एक के क्वेश्चन नंबर 3 में पहुंचते हैं। यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए हैं, इनमें गलती पहचानें और दोबारा लिखें। क नंबर है, शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल के संसाधनों के सही उपयोग में मदद की है। बिल्कुल गलत बात है, यानी मदद नहीं की है, उसमें शोषण हुआ है, अति शोषण हुआ है। इसको सुधार कर हम इस तरह लिखेंगे कि जल की बढ़ती शहरों की बढ़ती जनसंख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी शैली क्षेत्र से जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है और इसकी कमी होती जा रही है। ठीक है, इस तरह हम सुधार के लिखेंगे इसको। ख नंबर, नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता है। बिल्कुल गलत, प्रभावित होता है, तो यहाँ पर जो नहीं है वहाँ पर लिख देंगे डायरेक्टली प्रभावित होता है। ठीक है, आगे ग नंबर देते हैं, गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर किसान नहीं भटके थे। यहाँ पर किसान भटके थे, बहुत उन लोगों ने विरोध किया था उसको, तो यहाँ पर लिखेंगे सर, गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर किसान आंदोलन के लिए तैयार हो गए थे। ठीक है, घ नंबर देखेंगे, आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय हो रहा है। गलत बात, धीरे धीरे लोग उस रीति रिवाज को कम होते जा रही है, उन लोग इंदिरा गांधी नहर पर निर्भर होते जा रहे हैं। तो इसको सुधार के इस तरह लिखेंगे, आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के कारण छत वर्षा जल संग्रहण के रीति रिवाज कम होते जा रही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे, है क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए, यानी 30 शब्दों में इसका उत्तर देना है। तो एक नंबर देखते हैं, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरणीय जोग संसाधन है। तो उत्तर इस तरह होगा, जल एक नवीकरणीय जोग संसाधन है क्योंकि जल का एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होता है, हम इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात इनकी पुनः पूर्ति संभव है। जैसे जल का प्रयोग यदि उद्योगों में या घरेलू कामकाजों में किया जाता है तो इससे जल दूषित हो जाती है और
किंतु समाप्त नहीं होता है। इस जल को साफ करके फिर से इस्तेमाल करने योग्य बनाया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा देखते हैं। जल दुर्लभता क्या है और इसका मुख्य कारण क्या है? उत्तर इस तरह होगा। जल के विशाल भंडार तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। पहला कारण, बढ़ती जनसंख्या। जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी जल संसाधनों का अतिशोषण करके सिंचित क्षेत्रों को बढ़ा दिया जाता है। कारण नंबर 2 है जल का असमान वितरण। भारत में बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सूखा पड़ता है, वर्षा बहुत कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में भी जल की दुर्लभता या जल की कमी देखी जा सकती है। कारण नंबर 3, निजी कुएं या नलकूप। बहुत से किसान अपने खेतों में निजी कुएं या नलकूपों से सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, किंतु इसके कारण लगातार भूजल स्तर नीचे जा रहा है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। चौथा कारण है औद्योगिकरण। स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकरण के कारण भारत में अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ गया है। उद्योगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति जल विद्युत से की जाती है। इस कारण भी जल की कमी का सामना करना पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 में चलेंगे। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। नदियों, उत्तर इसका होगा नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, जैसे बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन तथा मत्स्य पालन। ऐसी योजनाओं को बहुउद्देशीय योजनाएं कहा जाता है। इस योजनाओं से कुछ लाभ होते हैं तो कुछ हानियां भी होते हैं। लाभ के बारे में पढ़ेंगे। नदियों पर बांध बनाकर केवल सिंचाई ही नहीं की जाती अपितु इनके उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उत्पादन, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौकाचालन और मछली पालन भी है। इसलिए बांधों का बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी किया जाता है। यहाँ एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। हानियाँ, नदियों पर बांध बनाने तथा उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण तलछट पर बहाव कम हो जाता है। अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी पर का तल अधिक चट्टानी हो जाता है। नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देती है, जिससे जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बने जलाशयों में से जहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती है। इन परिस्थितियों के कारण स्थानीय लोगों को अपनी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव और नियंत्रण आदि को कुर्बान करना पड़ता है। तो हानियाँ इस तरह है और लाभ इस तरह है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। पहला नंबर, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। उत्तर, राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलौदी और वाडमार में पीने का जल एकत्र करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आमतौर पर अपनाया जाता है। इस तकनीक में हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाका हुआ करते हैं। इनका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। इसके मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। ये घरों की ढलावा छतों से पाइप द्वारा जुड़े जाते हैं। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता था, जहां इससे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नालों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद वाले वर्षा जल को संग्रह किया जाता था। टांका में जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है।
या इसे जल की कमी वाले ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला स्रोत बनाता है। वर्षा जल को प्राकृतिक जल का न्यूनतम सर्वोत्तम रूप माना जाता है। कुछ घरों में टाँकों के साथ साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को ठंडा रखता था। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। आज राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर के से उपलब्ध बारहमासी पेयजल के कारण कम होते जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टाँका की सुविधा अभी भी है क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों का आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण व भंडारण किस प्रकार किया जाता है? तो उत्तर होगा, प्राचीन भारत में उत्कृष्ट निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते हैं। लोगों को वर्षा पत्ती और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और अपनी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। आधुनिक काल में भी भारत के कई राज्यों में इस परंपरागत विधियों को अपनाकर जल संरक्षण किया जा रहा है। जैसे राजस्थान में बहुत से घरों में छत वर्षा जल संग्रहण के लिए भूमिगत टाँकों का निर्माण किया जाता है। इनमें वर्षा के जल संग्रहित करके उपयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक गांव में ग्रामीणों ने अपने घरों में जल की आवश्यकता की पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था से की हुई है। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस के द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करने की 200 साल पुरानी विधि प्रचलित है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके। राजस्थान के जैसलमेर जिले में खादिन एवं अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इनके उदाहरण हैं। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाओं नदी का धारा रास्ता बदलकर खेतों की सिंचाई के लिए लगाई है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएँ बनाते थे। यह तरीका आधुनिक समय में भी अपनाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक काल में भी परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धति को अपनाकर जल संरक्षण भंडारण किया जा रहा है। इस प्रकार जल संसाधन का जो अध्याय है उसके सारे क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने कर लिया।